नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। आज हम बात करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में। जब एक महिला का मासिक धर्म हमेशा के लिए परमानेंटली समाप्त हो जाता है, यानी कि 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं, उसके बाद अगर मासिक के रास्ते से, योनि के रास्ते से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, उसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हैं, कैंसर की कितनी संभावना है, इसे हम पता कैसे करेंगे कि क्या कारण से आपकी ब्लीडिंग हो रही है और इसका इलाज क्या है। मेनोपॉज एक बहुत ही नेग्लेक्टेड हिस्सा है महिला के जीवन का। एक महिला लगभग 1/3 हिस्सा अपना लाइफ का मेनोपॉज में गुजारती है, लेकिन अपने प्रॉब्लम से अनजान होती है। जल्दी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो शेयर नहीं करती है, बट ये बहुत लंबा समय होता है, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए आपको शर्माना नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसे लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। दूसरी बात, यह जो ब्लीडिंग है वो ड्रॉप भी हो सकता है, बिल्कुल बूंदा बूंदी, स्पॉटिंग। कभी आप देखोगे कि आपके पैंटीज में हल्का फुल्का ब्लड का दाग लगा हुआ है, या आपके पेटीकोट में दाग लगा हुआ है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है जिसके लिए आपको पैड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन दोनों ही सूरतों में यह कंडीशन सीरियस है। ऐसा नहीं है कि आपकी बूंदा बूंदी हो रही है, स्पॉटिंग हो रहा है आपको, तो अंदर कुछ नहीं होगा या कम भारी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है सीवियरिटी से। मतलब अगर आपको थोड़ी भी ब्लीडिंग आपके मासिक के रास्ते से होती है मेनोपॉज के बाद में, तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फ्रेंड्स, मेनोपॉज के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी जाननी है तो मैंने मेनोपॉज पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि महिला की अंडा बनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिसाव खत्म हो जाता है अंडेदानी से, जिससे कि बच्चेदानी बिल्कुल सिकुड़ जाती है हार्मोन्स की कमी से, और बच्चेदानी की झिल्ली भी बहुत पतली हो जाती है, जिसे हम इंडोमेट्रियम थिनिंग कहते हैं। कोई भी कंडीशन जो इंडोमेट्रियम को इफेक्ट करती हो, बच्चेदानी को इफेक्ट करती हो, बच्चेदानी के मुंह को इफेक्ट करती हो, तो इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम फ्रेंड्स कारणों के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है एंडोमेट्रियल एट्रोफी। एंडोमेट्रियल एट्रोफी मतलब जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो बिल्कुल सूख जाती है, परत बिल्कुल पतली हो जाती है हार्मोन्स की कमी की वजह से। नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आफ्टर मेनोपॉज के बाद में 3 से 4 mm हो जाती है, उससे भी पतली हो जाती है। यह झिल्ली कई बार इतनी पतली हो जाती है कि वो क्रैक कर जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहां से ब्लीडिंग हो जाती है। कैसे इसको समझेंगे फ्रेंड्स? अगर सर्दियों में आपने देखा होगा कि आपके लिप्स के कॉर्नर पे ड्राइनेस की वजह से, सूखापन की वजह से लिप्स क्रैक हो जाते हैं और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। उसी तरीके से जो बच्चेदानी की झिल्ली है इतनी पतली हो जाती है कि उसमें क्रैक्स हो जाते हैं और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। उसी तरह से कई बार योनि का रास्ता भी इतना ज़्यादा सूख जाता है हार्मोन्स की कमी से कि थोड़ा बहुत ही चोट लगी उससे ब्लीडिंग हो सकती है। आप हस्बैंड वाइफ साथ रहोगे, इंटरकोर्स करोगे, उतने में ही आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो यह बहुत बड़ा कारण है मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होने का। लगभग 60 से 70% पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का जो कारण है वो एंडोमेट्रियल एट्रोफी है। यह लेकिन बिनाइन कंडीशन है थैंकफुली, और इसे हम कुछ हार्मोन देके ट्रीट कर सकते हैं। यूट्राइन एट्रोफी के बाद बारी आती है एचआरटी की, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कई बार मेनोपॉज के बाद उसके सिम्टम्स, जैसे कि कई बार महिलाओं को डिप्रेशन होने लगता है, मूड चेंजेस होते हैं, हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एचआरटी प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को एचआरटी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें एचआरटी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गोली होती है जो हम ऊपर से सप्लीमेंट करते हैं। ऐसी महिलाओं में भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एचआरटी थेरेपी पे हो तो लॉन्ग टर्म में आप
को कैंसर का रिस्क होता है बहुत लंबे समय तक। अगर आप HRT का इस्तेमाल कर रहे हो तो बस इसमें आपको घबराना नहीं है कि HRT लीजिए नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस अपने डॉक्टर के पास हर 6 महीने पे इलाज के लिए जाना है, जस्ट एक चेकअप करा लेना है आपके डॉक्टर के पास कि सब कुछ अंदर सही चल रहा है। अगर ऐसे में आपको ब्लीडिंग होती है तो जस्ट एक बार आप अपना चेकअप करा लो, यह नॉर्मल है। इसके अलावा कई बारी जो बच्चेदानी में पॉलिप हो जाता है, यूट्राइन पॉलिप, इंडोमेट्रियल पॉलिप या सर्वाइकल पॉलिप, यह एक छोटा बिनाइन ट्यूमर होता है जो बच्चेदानी से ग्रो करता है। इसमें कैंसर के अंश नहीं होते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कंजर्वेटिव कर सकते हैं, लेकिन 10% महिलाओं में लगभग इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो सकता है। इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया मतलब जो बच्चेदानी की झिल्ली की मोटाई बढ़ जाती है। यह कैंसरस एट प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें अभी कैंसर होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज सही नहीं किया गया तो फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बट पर से यह कैंसर नहीं है। अगर आपको इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया आपकी बायोप्सी में आता है तो इसको अगर सही तरीके से ट्रीट कर दिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 10% केसेस में, यानी 100 में से 10 महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का कारण बच्चेदानी का कैंसर होता है, जो बहुत ही सीरियस है। इसलिए फ्रेंड्स 100 में से 10 बहुत ही बड़ा नंबर है, यानी कि अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो इस कंडीशन को बहुत सीरियसली लेना है। अगर कोई महिला जिसका वज़न ज़्यादा हो, स्मोकिंग करती हैं, मतलब कि धूम्रपान करती हैं, या फिर इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो ऐसी महिलाओं में इंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क और भी ज़्यादा होते हैं, चांसेस और ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे केसेस में हमें और भी विजिलेंट रहना है और आपका ट्रीटमेंट, जो जांच की प्रक्रिया है, ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है, अच्छे से करनी है। तो ये फ्रेंड्स हमने कारणों की बात की। इसको छोड़ के भी अगर मासी के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कोई चोट लग जाती है, या पेशाब के रास्ते से भी कई बार कोई पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो या ट्यूमर हो, तो भी हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जैसा प्रेजेंट कर सकता है। तो इन सारे कॉजेज को भी रूल आउट करना है। तो फ्रेंड्स अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किस वजह से आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, PS एग्जामिनेशन, PV एग्जामिनेशन। स्पेकुलम एग्जामिनेशन के दौरान हम बच्चेदानी के मुख का दर्शन करते हैं। कोई भी दिक्कत अगर बच्चेदानी के मुंह में है, वहाँ से कोई पॉलिप उभर कर आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर का अंश है, तो हम देख के पहचान सकते हैं। प्लस हम एक पैप्समियर जांच लेते हैं। पैप्समियर एक तरीके की जांच पद्धति है जिसमें बच्चेदानी के मुंह से हम पानी लेते हैं, वो उसमें हम कोशिकाएं होती है जो बच्चेदानी के मुंह से निकलती है, उसकी जांच करते हैं। अगर उसमें कैंसरस सेल्स होते हैं, मतलब कैंसर का कोई अंश है, और उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। उसका इलाज अगर कैंसर आता है तो उसके अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि योनि के रास्ते से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें बच्चेदानी की झिल्ली और बच्चेदानी को देखते हैं। बच्चेदानी की मोटाई अगर 3 से 4 mm से कम होती है तो एट्रोफी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इससे ज़्यादा होती है या अंदर कोई ब्लड का कलेक्शन है या लाइनिंग बहुत इरेगुलर है, सीधी ना हो के टेढ़ी मेढ़ी है, या कोई मांस का टुकड़ा जैसा नज़र आ रहा है, तो कैंसर के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद हम पेशेंट की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में हम जो बच्चेदानी की झिल्ली का टुकड़ा ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उसे हिस्टोपैथ में भेजते हैं और चेक करते हैं कि क्या कारण था, ब्लीडिंग का, एट्रोफी, हाइपरप्लेशिया या कैंसर। तो यह जो जांच होती है वह यूजुअली OPD प्रोसीजर करते हैं, मतलब कि आप आओगे, पेशेंट को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सेम डे पेशेंट को घर भेज सकते हैं। या फिर जो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी भी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें हम क्या करते हैं कि दूरबीन के थ्रू हम पूरे बच्चेदानी के अंदर जो कैविटी है उसका दर्शन करते हैं, और हर 3-4 जगहों से जो भी हमें डाउट लग रहा है कि कैंसरस हो सकते हैं, वहाँ से हम मांस का टुकड़ा ले लेते हैं और हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं। जैसे फिर आपके रिपोर्ट्स आते हैं उसके अनुसार हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है? अगर आपको एट्रोफी आती है,
मतलब कि वेजाइनल एट्रोफी है, यूट्राइन एट्रोफी है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी है, तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लीशिया में यूजुअली कैंसरस चांसेस होते हैं फ्यूचर में बढ़ने के, तो ऐसे केसेस में या तो हम रेगुलर फॉलो अप पे पेशेंट को रख सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दे सकते हैं, या फिर हिस्टेरेक्टमी के लिए जा सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी लैप्रोस्कोपी के थ्रू बहुत इजीली हो जाती है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है, प्लस 2 से 3 दिन का ही आपका हॉस्पिटल का स्टे होता है। तो यह हम हाइपरप्लीशिया के लिए करते हैं। और अगर पेशेंट को कैंसर के अंश आते हैं तो फिर जैसा कैंसर और जो भी स्टेज का कैंसर आता है उसके अनुसार ट्रीटमेंट की जाती है। तो फ्रेंड्स, एट्रोफी के लिए हमारे पास हार्मोनल थेरेपीज होती है। हाइपरप्लीशिया के लिए कंजर्वेटिव रेगुलर फॉलोअप या हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। किस तरीके का हाइपरप्लीशिया है उस पर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर देंगे, उसके अनुसार ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। या फिर कैंसर है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट प्लस कैंसर स्पेशलिस्ट मिल्स के आपकी जाँच और फर्दर इलाज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की कि पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसे कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसका इलाज ऑप्शंस, इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ मैं फीमेल हेल्थ के ऊपर डालती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।